तो सदिश बीजगणित चैप्टर के अंतर्गत आप सभी लोगों को मैंने टोटल 25 से 26 प्रश्न बताने को बोला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सदिश बीजगणित के टोटल जो है 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। हमने कहा था बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। आज की क्लास इस चैप्टर की सबसे विशेष क्लास है। इसका कारण ये है कि आज की इस क्लास में मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सदिश बीजगणित चैप्टर के लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इससे हार्ड कराइए। भैया जो आपके सिलेबस में वही तो पढ़ाएंगे, सरल होंगे तो सरल पढ़ाएंगे, कठिन होंगे तो कठिन पढ़ाएंगे। हम सारे टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही विशेष है, क्लास को अंत तक देखिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है और वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 8 हो तो मॉड वेक्टर एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब जो वेक्टर एक्स है इसका परिमाण निकालना है। सिंपल सी बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम जैसे मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज कई सारे सवालों में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ और याद रखिएगा कि वेक्टर ए की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू मॉड वेक्टर ए के बराबर होती है। समझ गए? इस बात को भी याद रखना। ये दो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे आज के सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए मात्रक सदिश की मैंने परिभाषा बताई थी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो होता है वो एक होता है। इसको हम एकांक वेक्टर भी कहते हैं या एकांक सदिश भी कहते हैं। तो अगर वेक्टर ए मात्रक सदिश है उसका सीधा मतलब है कि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो एक के बराबर है। ठीक, हिंदी का मतलब ये है। अब इन्होंने कहा ये चीज़ दिया है कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 8। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर एक्स का गुणा होगा वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स का गुणा ए से हो जाएगा तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए का गुणा एक्स से हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का गुणा वेक्टर ए से हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर कितना 8। बताओ, इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। अब भी मैंने बताया कि किसी भी सदिश का डॉट प्रोडक्ट 2 बार करते हैं तो मॉड उस सदिश के स्क्वायर के बराबर होता है, सीधे सी बात। तो इसको हम ले सकते हैं मॉड वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, हमने कहा था कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पिछली क्लास में आपको बताया था। मतलब एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं। क्रम विनिमय मतलब हम क्रम विनिमय कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इसका मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड का हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से पहली वाली और बराबर हो जाएगा 8। सिंपल एकदम। अब देखिएगा, आपको वेक्टर मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है। ये प्लस माइनस आपका 0 हो जाएगा, सेम चीज़ है। यहाँ पर देखिए इसका परिमाण मैंने आपको कहा था 1 दिया है प्रश्न में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बराबर 8। वेक्टर एक्स के मॉड का स्क्वायर बराबर 8, 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा। स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो मॉड वेक्टर एक्स बराबर हो जाएगा √9, जिसका मान कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही विशेष प्रश्न आज की क्लास में लिए गए हैं भैया सदिश बीजगणित के। ठीक है, इसलिए क्लास को अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु, देखिए 3 बिंदु दिए गए ए बी सी सदिश रूप में और कहा जा रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है समान रेखा में या एक ही रेखा में होना। ठीक है, जैसे ए बी सी तीनों एक ही बिंदु में होंगे तो जो ए बी और बी सी का योग होगा वो ए सी के बराबर होगा। क्यों? तो को ए से हम बी चले और फिर बी से हम सी चले, मतलब एक ही रेखा में रहे, और दोनों का योग अगर ए सी के बराबर हो गया तो इसका मतलब तीनों संरेखी, मतलब एक ही रेखा में। वही चीज़ यहाँ पर चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ठीक, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, मैंने बताया है कि जो वेक्टर जो बी सदिश है इसका स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, तो इससे इसको घटाएंगे, आई से 2i कैप घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 3i कैप हो जाएगा। 2j से 3j को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का j कैप हो जाएगा। 3k से हम 5k को घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ये भी हो गया। इसी तरीके से अब हम करेंगे क्या, ए बी का मॉड निकालेंगे। ए बी वेक्टर का हम ए बी वेक्टर निकाला है, ठीक, ए से बी की दिशा में। ठीक, तो इसका मॉड निकालेंगे। मॉड इसलिए निकालेंगे तभी तो देखेंगे ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है कि नहीं। तो ए बी का मॉड निकालेंगे तो किसी भी सदिश का मॉड निकालने के लिए आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का यहाँ पर देखिए गुणांक -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से अंडर रूट 9 4 13 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है,
बी सी वेक्टर निकालना है। तो बी सी वेक्टर निकालने के लिए हम ओ सी माइनस ओ बी लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं कि नहीं बताओ, ओ सी माइनस ओ बी, सी से बी को घटाएंगे, ओ सी माइनस ओ बी मतलब सी से हम बी को घटाएंगे, तो सी में 7 आई है, इसमें आई है, तो घटाएंगे 7 आई से एक आई जाएगा, 6 आई कैप बचेगा, के कैप माइनस के से 3 के घटाएंगे माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए आपका जे कैप वाला है नहीं, तो जे कैप वाला नहीं तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से घटाएंगे 2j को तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, और बाकी माइनस के से 3 के को घटाएंगे माइनस 4 के कैप हो जाएगा। अब हम इसका निकाल लेंगे बी सी का, बी सी वेक्टर का क्या निकालेंगे, परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, जे के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस, है ना, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 और 36 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 56 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे। तो ए सी वेक्टर निकालने के लिए हम सी को ए से घटाएंगे, 7 आई से किससे घटाएंगे भाई, 7 आई से 2 आई को घटाएंगे 9 आई कैप हो जाएगा। जे वाला है नहीं तो जे वाला मतलब 0 मान लेंगे, 0 जे से 3 जे को घटाएंगे माइनस 3 जे कैप हो जाएगा, माइनस के से 5 के को घटाएंगे माइनस 6 के कैप हो जाएगा। ठीक, इसका परिमाण निकालेंगे तो ए सी वेक्टर का जो मान आ जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, के गुणांक का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा 36 9 45, 45 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 126 आएगा। ठीक, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9 गुणे 14, 14 9 भैया 126 होता कि नहीं, इस 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 रूट 14 हो जाएगा, इसको रूट 14 ही रहने दीजिए, इसको आप कर सकते हो 14 चौको 56 2 रूट 14 लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब आप लिखोगे चूंकि यहाँ पर जो ए सी का मान है, ठीक है, ए सी वेक्टर का जो परिमाण है वो ए बी वेक्टर के परिमाण और बी सी वेक्टर के परिमाण के योग के बराबर है ना। जब ए सी वेक्टर का मॉड जो होता है ए बी वेक्टर के मॉड और बी सी वेक्टर के मॉड के योग के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि जो तीनों बिंदु हैं ए, है ना, ए बी व सी वो संरेखी, मतलब एक ही रेखा में, क्या भैया, संरेखी है। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। बोला जा रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट बताया है, ठीक है, इसको हम सदिश गुणन कहते हैं। दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इनके परिमाण और इनके बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने प्रॉपर्टी भी आपको समझा दी है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने आप लोगों को देखिए दो बातें नहीं बताई हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हों तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ये याद रखना। और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉड के बराबर होता है। ये दो सूत्र सभी विद्यार्थियों को आने चाहिए, ठीक है, ये दो सूत्र आना बहुत जरूरी है। इन दो सूत्रों पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होना है। सदिश बीजगणित के सबसे मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया गया है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए बोला गया है। पहले दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। यहाँ आई कैप लिखिएगा, जे कैप और के कैप, जिसका जिसके साथ कर रहे हो, जैसे ए का बी के साथ कर रहे हो तो पहले ए में जो आई का गुणांक है वो लिखो, जे का गुणांक लिखो, के का गुणांक 3 वो लिखो, ठीक है। फिर जिसके साथ कर रहे हो, जैसे बी के साथ कर रहे हो, बी में आई का गुणांक कितना 3, जे का गुणांक कितना 5 और के का गुणांक -2। अब वेक्टर ए क्रॉस बी ज्ञात कैसे करते हैं पहले वो तो निकालिए। यहाँ पर आई को पहले हम अल्टरनेट चिन्ह लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो आई को प्लस लिया, आई जिस कॉलम जिस रो में उसे छोड़ देंगे। यहाँ बचा 1 3 5 -2, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 का -2 माइनस लगाएंगे और 5 3 कितना हो जाएगा भैया 15। उसके बाद प्लस के बाद फिर माइनस लेना, माइनस जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाली रो छोड़ देंगे। तो ये 2 3 3 -2, 2 दूनी कितना हो जाएगा -4, माइनस लगाओ, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे प्लस के कैप के जिस कॉलम जिस रो में उसे छोड़ देंगे, 2 1 3 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 1 कम कितना हो जाएगा 3। क्लियर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा -2 -15 हो जाएगा, माइनस का 17 आई कैप है ना,
और यहाँ पर देखिए -4 -9 माइनस का 13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13 जे कैप, और यहाँ पर 10 से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 के कैप। ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। ऐसे दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। अब इन्होंने ये कहा है कि आप ये बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण होगा वो क्या होगा। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए मॉड लगाते हैं आई के गुणांक का स्क्वायर -17 का स्क्वायर 289 प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 के गुणांक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ये पूरा तुम्हारा काम है, इसे आप जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में लिए। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालिए। प्रत्येक के लंबवत का मतलब समझते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। अब हम देखिएगा, पहले मेरी बात को समझिएगा। लंबवत सदिश की बात कही गई है और इन्होंने यहाँ का प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का मान दिया गया है और वेक्टर बी का मान दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मात्रक सदिश ज्ञात करने का मतलब ये है, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने का मतलब ये है कि पहले आप इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट के निकालने के बाद आपको एक सदिश मिलेगा और उस सदिश के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। इस क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूज नहीं होइएगा। दो सदिश लंबवत की बात की जाती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाते हैं, लेकिन उनका उसके लंबवत मात्रक सदिश निकालिए। मतलब आप पहले क्या कीजिए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक सदिश निकालिए। डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो सदिश आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का मान कितना दिया गया, वेक्टर बी का मान कितना दिया गया है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, तब हमको एक सदिश मिलेगा और उस सदिश का मात्रक सदिश निकालना, ये प्रश्न में कहा जा रहा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर वेक्टर ए का मान दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप दिया गया है, ठीक है। और वेक्टर बी का मान दिया गया है आई कैप प्लस कितना दिया गया है 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत, मतलब कहने का मतलब देखिएगा, इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट भैया करोगे, लंबवत में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो आपको सदिश नहीं मिलेगा, फिर उसके मात्रक सदिश निकाल ही नहीं सकते हो। कोई सदिश मिलेगा तभी तो मात्रक सदिश निकालोगे। तो हमारा कहने का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ही हमको सदिश मिलेगा, फिर उसका मात्रक सदिश निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ लो, आई कितना हो जाएगा 2 आई कैप, जे कितना हो जाएगा 3 जे कैप, के कैप कितना हो जाएगा 4 के कैप, ठीक। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए माइनस बी, ये 0 आई कैप हो जाएगा। अच्छा, जे से देखिएगा, जे से जे जाएगा माइनस का जे कैप हो जाएगा, के से के जाएगा माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। अब इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने का सिंपल तरीका, कॉलम बनाओ, आई कैप जे कैप और के कैप। इसका इसके साथ कर रहे हो, पहले इसके गुणांक लिखोगे 2 3 4, इसके गुणांक लिखोगे 0 -1 -2 और क्रॉस प्रोडक्ट कर डालिए, ठीक है। इधर रफ कर दे भाई। क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत आसान, बहुत सिंपल, आना भी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट करना ही इसमें मेन है, ठीक है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आई को लेंगे प्लस के साथ, आई जिस कॉलम जिस रो में उसे छोड़ देंगे, 3 दूनी हो जाएगा माइनस का 6, माइनस लगाएंगे सूत्र वाला, 4 एकम 4 माइनस का 4 आएगा, ये +4 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद माइनस जे कैप लेंगे, जे जिस कॉलम में उसे छोड़ देंगे, जिस रो में उसे छोड़ देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा -4, माइनस लगाएंगे 4 शून्य में कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप जिस कॉलम में जिस रो में उसे छोड़ देंगे, 2 एकम कितना हो जाएगा -2, माइनस लगाएंगे, 3 और 0 का गुणा कितना 0। इस तरीके से आपको इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए इन दोनों सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर सी मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा कितना माइनस का 2 आई कैप, यहाँ मिलेगा प्लस का 4 जे कैप, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2 के कैप। अब इस सदिश के सापेक्ष मात्रक सदिश निकालना है, ठीक। तो मात्रक सदिश का मतलब सी कैप निकालना है आपको। ये हो जाएगा वेक्टर सी अपान में माड़ वेक्टर सी। सी वेक्टर के मान की बात करिए तो 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप है और माइनस का 2 के कैप है। अच्छा, परिमाण की बात करें तो आई के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, जे के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और के गुणांक का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी का
कैप निकालना, मतलब एकांक सदिश निकालना। तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और बटे में हो जाएगा अंडर रूट 16 4 20 4 24। ठीक है, 4 छंग 24, मतलब 2 रूट 6 भी इसको लिखा जा सकता है। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी बोला जाए इस तरीके से तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और शीर्ष दिया गया है। ए का शीर्ष 1,1,1, बी का शीर्ष 1,2,3 और सी का शीर्ष 2,3,1 है। ठीक है, तो जो आपको देखिए शीर्ष दिए गए हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इनसे आपको ए बी और बी से निकालना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान सदिश के रूप में दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। लेकिन अगर शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर शीर्ष दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा माड़ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा ए बी क्रॉस ए सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए सदिश का मान दिया गया सदिश रूप में और वेक्टर बी का मान दिया गया, तब तो आप कर ही सकते हो, और नहीं तो अन्यथा आपको अगर ए बी सी 3 बिंदु दिए गए हैं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। गलती नहीं कीजिएगा, है सूत्र वही, बस ए बी और ए सी याद रखना, बी सी नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आप लोगों को बताया अभी कि जो बिंदु दिए गए, देखिए ए बिंदु दिया गया है, जैसे ए बिंदु का निर्देशांक देखिए गया है, ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिंदु दिया गया है ए 1,1,1,1, बी बिंदु दिया गया है 1,2,3, सी बिंदु दिया गया है 2,3,1। अब करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। हमने कहा ए बी क्रॉस ए सी निकालना, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। तो 1 से 1 को घटाएंगे तो ये 0i बनेगा, बनेगा कि नहीं। 2 से 1 को घटाएंगे तो ये 1 जे कैप बचेगा, केवल जे कैप। 3 से 1 को घटाएंगे, x2 माइनस x3 वही वाला सूत्र लगा रहे हैं, 3 से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2k कैप। ओके, ये भी हो गया। अब हमको निकालना है क्या, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर निकालेंगे तो सी को ए से घटाएंगे, 2 से 1 को घटाएंगे आई कैप, 3 से 1 को घटाएंगे 2j कैप, है ना, और 1 को 1 से घटाएंगे तो 0k कैप। अब हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, तो हम वेक्टर ए बी और क्रॉस ए सी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए फिर वही पुराना काम, आई कैप जे कैप के कैप, आई के गुणांक का स्क्वायर 0 1 2 है ना, 2 मतलब, और यहाँ पर 1 2 और 0, क्रॉस प्रोडक्ट कर डालिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, आई कैप ले लेंगे प्लस वाला, इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 -4, फिर माइनस जे कैप ले लेंगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे 0 -2, फिर प्लस के कैप ले लेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे 2 0 0 1 1 कम 1, है ना, सिंपल है। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप। अब हमको निकालना है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का परिमाण। ठीक, परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 16, जे के गुणांक का स्क्वायर 4, के गुणांक का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। 16 4 20 21। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया था, वो होता है 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी। मॉड ए बी क्रॉस ए सी का मान कितना है, अंडर रूट 21। ठीक, और क्षेत्रफल हमेशा भैया वर्ग इकाई में होता है। किस में होता है, वर्ग इकाई में। तो वर्ग इकाई में ही आंसर लिखेगा, 1/2 अंडर रूट 21। ओके, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 संलग्न भुजाएं। मैंने कहा कि अगर 2 समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित है, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक, उसमें 1/2 नहीं होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इनका परिमाण निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप, आई के गुणांक का स्क्वायर जे के गुणांक का स्क्वायर के गुणांक का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर जे के गुणांक का स्क्वायर के गुणांक का स्क्वायर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, पहले आई कैप लेंगे, आई कैप जिस कॉलम उस रो को छोड़ देंगे, 1 1 कम 1 -4 1 कम 4 -4, ये कितना हो जाएगा, +4।
ठीक। उसके बाद प्लस के बाद माइनस जे कैप, जे कैप वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 3 एक कम 3 माइनस 4 एक कम 4 प्लस कितना हो जाएगा के कैप, के कैप वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 3 एक कम माइनस 3 और 1 एक कम कितना हो जाएगा 1। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 4 एक कितना हो जाएगा 5 आई कैप, ठीक। और 3 से 4 जाएगा कितना माइनस आई और ये कितना हो जाएगा प्लस का जे कैप, 1 बचेगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस का ये 4 के कैप हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब हमको चाहिए इसका परिमाण, ठीक। इसका जो परिमाण होगा वही समांतर चतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। मान लगाइए आई के गुणांक का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, जे के गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना भैया 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16, 16 17, 17 25 जोड़ लीजिए भैया कितना आएगा 7 5 12 और 1 3 1 4 42, अंडर रूट कितना आ जाएगा 42 वर्ग इकाई। आई बात समझ में कि नहीं समझ में। इस तरीके से अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई है तो उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि बिंदुओं ए कामा बी कामा सी और डी के स्थिर सदिश दिए गए, अगर ए का स्थिर सदिश दिया गया भैया, ए का स्थिर सदिश दिया गया तो इसको ओ ए वेक्टर से लिखेंगे, बी का स्थिर सदिश दिया गया ओ बी वेक्टर लिखेंगे, सी का सदिश दिया गया ओ सी वेक्टर और डी का स्थिर सदिश दिया गया तो ओ डी वेक्टर। ओ लगाते हैं ना स्थिर सदिश में। तो देखिए ए का दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और बी का स्थिर सदिश दिया गया है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक। और ओ सी वेक्टर दिया गया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, लिख लेते हैं पहले माइनस 3 के कैप। आई बात समझ में। अच्छा डी का स्थिर सदिश क्या दिया गया है आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस का के कैप। अब इन्होंने कहा है कि सरल रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए बी वेक्टर पहले तो निकालें, तो ए बी वेक्टर बराबर आपको बताया मैंने ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। जिसके जिसके बीच का कोण निकालना पहले वो तो निकाले, तो हम चलिए निकाल लेते हैं। ओ बी माइनस ओ ए तो 2 आई से आई जाएगा आई कैप, 5 जे से जे जाएगा 4 जे कैप, ठीक। 0 के से के जाएगा तो माइनस का के कैप। अब निकालेंगे तथा, और किसके बीच का कोण निकालना है सी डी के बीच का, तो हम सी डी का मान निकालेंगे। सी डी वेक्टर बराबर ओ डी वेक्टर माइनस का ओ सी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर बराबर ओ डी की अगर बात करें तो ये आई से 3 आई को घटाएंगे माइनस 2 आई कैप, 6 से 2 को घटाएंगे माइनस 8 जे कैप, और के से इसको घटाएंगे तो प्लस 3 के हो जाएगा, प्लस 3 के से 1 के जाएगा प्लस का 2 के कैप बचेगा। बताइए सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल। अब सी डी और ए बी के बीच का कोण चाहिए, मतलब दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है। मैंने आप सभी लोगों को कोण बताया है, कैसे बताते हैं, ए और बी दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के परिमाण और कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, आप कहोगे हम चूंकि जानते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके परिमाण के गुणनफल और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोज्या में थीटा है कि नहीं, तो अगर हमको यहाँ से थीटा का मान चाहिए भैया, आप ही बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, ए है ना जिसके इसके बीच क्या निकालना है, इसको ले सकते हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी और बटे में माड़ वेक्टर ए बी और माड़ वेक्टर सी डी। तो कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को समझना है, ठीक। अब करेंगे क्या, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ये माइनस का केवल 2 हो जाएगा। जे का जे के साथ कराएंगे 8 चौक 32, ये माइनस का 32 हो जाएगा। के का के साथ करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और बटे में परिमाण इनके लिखेंगे। चलिए इसका परिमाण निकालेंगे, 1 4 का स्क्वायर 16 17 और 1 18, अंडर रूट 18 आएगा, निकालना जानते हो सभी लोग। फिर दूसरे सदिश का परिमाण निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68, 68 और 4 कितना हो जाएगा 72, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा -2 -4 -32 माइनस का 36 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो अंडर रूट 18 और इसको लिख सकते हो 18 चौक 72, यानी 2 रूट कितना लिख सकते हो 18, 18 चौक 72 होता है, 4 का अंडर रूट 2, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा बराबर -36
18 18 का गुणा 18 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, है ना। और 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 से 36 कैंसिल, कॉस थीटा बराबर -1 बचेगा, -1 वैल्यू होती है कॉस 180 की वैल्यू, नहीं कॉस पाई की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। प्रश्न में तुमसे यही पूछा गया था भैया, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि इनके बीच का कोण कितना है। पहले तो ये बताइए कि दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या है, निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख है। तो भैया एक ही चीज़ बताओ, अगर एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा सी डी है, अगर इनके बीच का कोण कितना है 180 डिग्री है, तो ये एक ही रेखा में तो होंगी। तो लिख सकते हो अतः ये रेखाएं जो होंगी ए बी और सी डी संरेखी हैं। बस हो गया निगमन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा और ज़बरदस्त प्रश्न है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बताइए भाई, मज़ा आ रहा है आप सभी लोगों को? मज़ा आने की भी फुल गारंटी, अगर सवाल समझेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए का जो परिमाण दिया गया है, वेक्टर ए का जो परिमाण दिया गया है वो आपको 3 दिया गया है, और जो दूसरा सदिश है उसका मान दिया गया है आपको कितना दिया गया है 4 दिया है, और जो तीसरा सदिश है इसका जो परिमाण दिया है वो आपको 5 दिया है, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो एक चीज ये बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो मान है वो कितना होगा। यहां पर इन्होंने कहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये चीज तो पूछा गया नहीं, ये नहीं पूछा गया इसका मान किसके बराबर होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान इसको हम करने वाले हैं। करोगे क्या, इन्होंने ये भी कहा है कि एक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर परपेंडिकुलर है। मतलब इनका कहने का ये है कि जो अगर पहला सदिश ए ले ले, बहुत सवाल ध्यान समझिएगा इस सवाल को, वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए को छोड़ के अन्य 2 सदिश जो हैं जैसे बी और सी, तो इनके योगफल पर क्या है लंबवत है। लंबवत का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, 2 सदिशों लंबवत होने का क्या मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो एक सदिश और अन्य 2 सदिशों के योगफल आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से जो दूसरा का ले लिए बी, ठीक है, तो बी जो होगा वो ए वेक्टर और सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर हम सी ले लिए तो सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। बस इस प्रॉपर्टी को समझना है, यही चीज़ ये हिंदी में बोल गए हैं। तो कह रहे हैं कि इसका मान कितना होगा, तो इसको ऐसे ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर बराबर, इसको ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर बना सकते थे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में आप गलती करेंगे यहाँ पर, और गलती करना नहीं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए क्या करना है आपको, करना यहाँ पर है वेक्टर ए का जब ए के साथ कराएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर ए का जब बी और सी से कराएंगे तो आपको लिखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर बी का जब बी के साथ कराएंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, और बी का जब ए और सी के साथ कराएंगे तो इसको ऐसे लिखना है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस सी, क्योंकि जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जब सी का सी के साथ कराएंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, और सी का जब ए बी के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बस अब इतना ही ध्यान देना है कि जब सी का ए बी के साथ कराएंगे तो सी वेक्टर डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे कराएंगे तो है सी का ए और बी से भी, तो हम एक काम करते हैं साथ में पहले से लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, और वेक्टर ए का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर बनेगा, वेक्टर बी का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, और वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इधर भी स्क्वायर है आपका, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर है। वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर कितना, देखिए 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी का कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर, सी का कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर, जोड़ो 25, 16, 41, 41 और 3 का स्क्वायर 9, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जब हमको यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है, स्क्वायर उधर भेज देंगे, अंडर रूट 50 हो जाएगा। अंडर रूट 50 को ले सकते हैं 25 दूना 50, कितना ले सकते हैं 5 रूट 2। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। देखो जबरदस्त प्रश्न था कि नहीं, इन स्टेपों को समझना था यहाँ पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया अगला जो क्वेश्चन है वो कह जा रहा है 3 सदिश जो हैं ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी, प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। प्रतिबंध दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। ये जो है इसका मान किसके बराबर है, 0 को संतुष्ट करते हैं, मतलब 0 के बराबर है। तो आपको ये बताना है यदि मॉड वेक्टर ए का मान 3, मॉड वेक्टर बी का मान 4 और मॉड वेक्टर सी का मान 2 है तो म्यू बराबर ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान निकालना, योग निकालना सबका। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वेक्टर का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी ए के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और इसको उधर ले जाएंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, अभी बताया था, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। बताइए हो जाएगा कि नहीं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर ए के मॉड का मान 3 दिया गया है तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखिए इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो द्वितीय समीकरण है, और द्वितीय समीकरण है, इसी समीकरण में b से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो b का वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जब b के साथ करेंगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b हो जाएगा और b का a के साथ हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा, b का c के साथ हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर c हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट बी और बी डॉट सी बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है ना बराबर, बी का मॉड कितना दिया गया 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार इस समीकरण को वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। जब सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उधर तो 0 रहेगा, तो ये वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको आप वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो, ये उधर चला जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये उधर जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर, सी का मॉड कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये इधर आएगा भैया माइनस का, -4। इसको समीकरण 3 मानेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों समीकरण को जोड़ लो। ए बी 2 बार हो जाएगा, बी सी 2 बार हो जाएगा, सी ए 2 बार हो जाएगा। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बात समझ में बराबर। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -9 -16 -25 -4 -29, कितना हो जाएगा -29। तो जब आप इसका मान निकालोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो ये 2 जाएगा 29 के बटे में, तो ये आ जाएगा -29/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सदिश बीजगणित के सारे क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।